भी करते हैं। हुकूमत की जानब से दावा यह किया जा रहा है कि 2 साल की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, अवाम मुतमईन है। आप भी हल्के में आते हैं, क्या आपके हल्के की अवाम मुतमईन है इमरान खान की हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी से? देखिए, अवाम पाकिस्तान में कोई दौलत का इनकलाब तो नहीं आ गया। लोगों की आमदनी तो पहले से घट गई है। हमारी जो कौमी मईशत का हुजम जब हमने छोड़ी है हुकूमत, तो पाकिस्तान की जीडीपी या जो पूरी मईशत का हुजम है वो 315 अरब डॉलर था। आज ये सुकड़ के 260 अरब डॉलर हो चुका है। तो जब आपकी मईशत सुकड़ती है तो उससे लोगों की आमदनियों में इजाफा तो नहीं होता, फी कस आमदनी में कमी वाक़या होती है। लोगों की आमदनियां कम हुई हैं, लेकिन आटे की कीमत जो है वो 37 रुपए फी किलो से बढ़कर 65 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक जा पहुंची है। इसी तरह जो चीनी है, हमारे दौर में 55 रुपए किलो होती थी, 55 से बढ़ी 75, 85, 90, 100 और अब 105 रुपए किलो पहुंच चुकी है। इसी तरह बिजली और गैस के बिल जो है, बिजली का यूनिट अगर हमारे दौर में तकरीबन औसतन 10.5 रुपए का था, तो अब 15 रुपए से ऊपर जा चुका है। लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है कि वो अपने बिजली के बिल अदा कर सकें। इसी तरह जो कारोबार हैं वो सुकड़ रहे हैं, कारखाने के बाद एक कारखाना, दूसरा, तीसरा। कोरोना से पहले जनवरी फरवरी 2020 के अंदर पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, ट्रैक्टर प्लांट बंद हो चुके थे, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। इस हुकूमत ने जो पॉलिसियां बनाई हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो मुआशी ढांचा है, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहते हैं, जो हमारे मईशत का एक बुनियादी ढांचा है, उसको इस तरह तबाह कर दिया है कि इसमें कोई सरमायाकार आज पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, ना मुकामी सरमायाकार, ना बैरूनी सरमायाकार। अभी सूरत यह है कि जब आपके रुपए की हालत ये हो कि किसी को नहीं पता कि आज 150 पे है, कल 60 पे होगा, परसों 65 पे, फिर 70 पे, फिर 80 पे कब जाएगा। जब रोजाना रुपया डूब रहा होगा, तो मुझे आप बताइए, आप बैरूने मुल्क में बैठे हैं, क्या आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे? क्योंकि आपका जो डॉलर है या आपका जो यूरो है या आपका जो पाउंड है, उसकी जो मालियत है, वो जब आप उसे वापस ले जाना चाहेंगे तो वो तो घट जाएगी। क्योंकि अगर आज आप 160 रुपए में अपना डॉलर निकाल सकते हैं, तो कल आपको उसके लिए 180 रुपए खरीदना पड़ेगा, तो उसमें आपके डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये वो मसाइल हैं कि लोगों को घाटा नजर आता है पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हुए, चूंकि इक्तसादी पॉलिसियों में बेयकीनी आ चुकी है। इसी तरह जो मुल्क के अंदर इन्होंने इन्फ्लेशन पैदा की, और आते साथ ही ना सिर्फ डिवेल्यूएशन कर दी 40%, बल्कि जो पॉलिसी रेट है उसे 13.25% पे ले गए। उससे जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो इतनी ज्यादा हो गई कि किसी भी कारोबार के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो बैंक से कर्ज ले सके, और उनके जो कर्जे थे उसकी शरह सूद इस कदर ज्यादा बढ़ गई कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान उस पर उठाना पड़ा, और लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए, उन्होंने वर्किंग कैपिटल लेना छोड़ दिया। तो ये इनको मईशत का कुछ अंदाजा नहीं है, एक ना तजुर्बेकार लोग हैं। और मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि एक इंसान जिसको कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाई, मोटरसाइकिल नहीं चलाया, ट्रक नहीं चलाया, बस नहीं चलाई, उसको कोई चाबी नहीं देता उस सवारी की, क्योंकि उसे आप अगर देंगे तो वो एक्सीडेंट ही कर सकता है, वो उसे मंजिल पे नहीं पहुंचा सकता। एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, जिसको हुकूमत की अलिफ बे नहीं पता थी कि हुकूमत किस बला का नाम होती है, हमने उसको वजारत उज़्मा के ओहदे पे लाके बिठा दिया है, और हम तवक्को करें कि वो कोई मौजा कर देगा, वो मुल्क को किसी मंजिल पे ले जाएगा। ये तो उस इंसानी शऊर की तजलील है कि जो अल्लाह ताला ने हमें अकल की सूरत में दी है, कि हम अपनी अपनी जो, मैं तो अक्सर कहता हूँ ये पढ़े लिखे लोगों को, जो पीटीआई के चंद एक हमायती हैं, कि भाई अपनी गाड़ी की चाबी किसी ऐसे शख्स के हवाले करो जिसने गाड़ी नहीं चलाई है। भले उस बंदे के ऊपर कोई कस्में खाए कि जनाब ये बड़ा वलीउल्लाह है, बड़ा तहज्जुद गुजार है, बड़ा नेक पारसा है, तो क्या उसकी नेकी और पारसाई को देख के अगर उसके पास गाड़ी चलाने का तजुर्बा नहीं है तो उसको चाबी दे दोगे? कभी नहीं दोगे। सबसे पहले ये पूछोगे कितने साल गाड़ी चलाई है, कौन कौन सी ड्यूटी की है। तो ये हमने अपने मुल्क को इतनी मोहब्बत भी नहीं की जितनी हम अपनी गाड़ी से करते हैं,
कि सोच समझ के ड्राइवर बैठाते हैं कि यार इसको गाड़ी चलानी भी आती है नहीं आती। अब इस वक्त हालत ये है कि हर रोज ये टीम जो है ये अप्रेंटिसशिप कर रही है, तजुर्बे कर रही है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रही है। तो क्या ये 22 करोड़ लोगों की किस्मत ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए है कि लोग इनकी कीमत के ऊपर सीखें कि हुकूमत कैसे चलानी है? और हुकूमत के अंदर एक गलती की कीमत जो है वो आपको 20 मील पीछे नहीं, कई साल पीछे ले जाती है। और अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि देखिए, हम कभी सोचते हैं ना कि अगर हमें हुकूमत वापस मिलेगी तो वो एक डरावना ख्वाब लगता है कि इस मुल्क को दोबारा कैसे पैरों पे खड़ा करना है। जितनी तबाही इसने कर दी है इमरान न्याजी की हुकूमत ने, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि अब 2018 तक आते आते 5-7 साल लगेंगे हमें कि हम उस सतह पे वापस आए जहां पे हमने 2018 में मईशत को छोड़ा था। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, ये एक कारकर्दगी इनकी एक 2 साल और है, जिससे ये कहते हैं कि पोलिटिशियन के खिलाफ नैब केसेस बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एहतसाब किया जा रहा है। अगर एहतसाब कर भी रहे हैं तो क्या ये एहतसाब बराबर का हो रहा है हुकूमत का और अपोजिशन? देखिए, 2 साल हो गए हैं जी हुकूमत ने नैब के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एहतसाब करते हुए। आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये एक मुकदमा नहीं कायम कर सके किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी सरकारी फंड के हवाले से कि फलां शख्स ने जो वजीर आजम था, फलां शख्स जो वजीर था उस हुकूमत में, उसने इस सरकारी फंड के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये खुर्दबुर्द की है, ये कमीशन लिया है, ये किकबैक ली है। और जो इन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए, सब के सब अदालत ने उनको झूठा करार दे के हम सबको बाइज्जत जमानत दी और जेल से रिहाई दी। और फिर जो ख्वाजा साद रफीक के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने नैब पर फैसला लिखा है, मैं समझता हूं कि वो हरफ आखिर है कि उसने नैब के इदारे को एक यकतरफा एहतसाब का इदारा और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दिया है। और उसके बाद अब वो बातें जो अपोजिशन करती थी वो एक कानूनी हैसियत इख्तियार कर गई हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नतीजे में। तो लिहाजा इस हुकूमत का जो एहतसाब है वो सिर्फ एक सियासी इंतकामी एजेंडा है। पिछले 2 सालों में जितनी करप्शन इस हुकूमत के वज़रा ने और इस हुकूमत ने इमरान अहमद न्याजी की छतरी के नीचे की है, उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको शुगर माफिया की और शुगर करप्शन की मिसाल देता हूँ। जी देखिए, कि हमने 5 साल हुकूमत की, चीनी की कीमत कभी 52-55 रुपए किलो से ऊपर नहीं गई। इनके दौर में जब वो 75 रुपए हुई, 90 रुपए हुई, तो एक कोहराम मच गया। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ये शुगर माफिया के खिलाफ मैं निकलूंगा, इंक्वायरी करूंगा। जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो सारी की सारी जहांगीर साहब, बख्तियार और इनके जो उनके नाम आए। उनको बचाने के लिए इन्होंने वो इंक्वायरी रिपोर्ट भेजी कि नहीं अब सारी आप सब्सिडी की इंक्वायरी करें। जो झगड़ा था वो ये नहीं था कि सब्सिडी दी गई या नहीं दी गई, झगड़ा ये था कि ये बताएं कि 55 रुपए किलो से चीनी 90 रुपए किलो तक कैसे गई और कौन लोग जिम्मेदार हैं। उनको बचा लिया इन्होंने। और फिर जहांगीर तरीन साहब को खुद रात के अंधेरे में सरकारी सरपरस्ती में मुल्क से फरार करा दिया, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो वो इमरान साहब के सारे राजफाश कर देते, ये किस तरह इक्तदार में आए हैं, ये किस किस से पैसे लेते रहे हैं। तो वो इनके राजदान थे, उनको फरार करा दिया। ये एहतसाब है। फिर इसी तरह अद्वियात का स्कैंडल हुआ, दवाइयों की कीमतों में 600% से लेके 2000% तक इजाफा किया गया। और जब ये बात साबित हुई कि इनके वफाकी वजीर सेहत उसमें मुलव्वस हैं, उनसे वजारत सेहत तो वापस ले ली, लेकिन उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। ये एहतसाब है। इसी तरह आपने देखा कि मुल्क के अंदर गंदम की फसल मार्केट में आई। कभी पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में यह वाकया आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि एक जिन्स की फसल मार्केट में आए और 15 दिन के अंदर वो नायाब हो जाए। यानी कि गंदम की फसल, उसकी पैदावार मार्केट में आई और 15 दिनों में आटे का बहरान पैदा हो गया और उसकी कीमत आसमान को चली गई आटे की। अब उसके अंदर कौन मुलव्वस है, किसने स्मगलिंग कराई है? ये मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं कराई ना, हम तो नहीं हुकूमत में बैठे। ये तो ये जवाब दे सकते हैं कि किस तरह ये सब कुछ हुआ है।
इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस है, पिछले 5 साल से इमरान अहमद न्याजी साहब अदालतों से स्टे ले रहे हैं और अदालतों को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसकी कार्रवाई मीडिया से खुफिया रखी जाए, उसको लोगों में नशर ना किया जाए। भाई आप तो बड़े चैंपियन हैं शफाफियत के, आप किस बात से डरते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे ये लेते रहे और 23 ऐसे अकाउंट पकड़े गए हैं कि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर ही नहीं किए थे और वो पैसा उनमें आता था और ये लोग आपस में बंदर बांट करते थे। उस पैसे से क्या करते थे किसी को नहीं पता, ना उसका कोई ऑडिट है ना कोई उसका अकाउंट है। करोड़ों अरबों रुपए ओवरसीज पाकिस्तानी के ये लोग खा गए और जब उसकी इंक्वायरी आती है तो उस पर ये छुपने की कोशिश करते हैं। बीआरटी का मंसूबा है पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन मंसूबा और लंबा तरीन मंसूबा। ये वो मंसूबा है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने 11 महीने में चला के दिखा दिया था और मुल्तान, लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस के 3 प्रोजेक्ट की लागत एक पलड़े में रखें, पेशावर की मेट्रो एक पलड़े में रखे, वो भारी है। अब लेकिन उसकी आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, उस पर ये स्टे ऑर्डर ले लेते हैं कि जी आप उस पेशावर हाई कोर्ट ने एफआईए को कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया कि जी इंक्वायरी ना की जाए। केपी हुकूमत का एहतसाब कमीशन बनाया और जब उस एहतसाब कमीशन ने इनके लोगों को पकड़ना शुरू किया तो पूरा एहतसाब कमीशन ही लपेट दिया। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड है, ये इतना बड़ा धोखा है। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स का नाम इमरान अहमद न्याजी है, अंग्रेजी की एक इस्तिलाह है उसे कॉन मैन कहते हैं, जिसे एक आप बहरूपिया कह सकते हैं कि जो लोगों को, आप अक्सर गए होंगे बसों के अंदर, आपने सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक शख्स आता है कि जो बड़ा बातें चिकनी चपटी करके कोई मंजन भेज जाता है कि आप ये मंजन इस्तेमाल करें, इससे आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो जब आप घर जाके उस मंजन को दांतों पे लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि जो बीमारी नहीं थी वो भी आपको लग गई है। तो ये उस किस्म के इमरान अहमद न्याजी साहब ने कौम से फ्रॉड किए कि जी 200 अरब डॉलर यहाँ से आ जाएगा, 3000 अरब जो है सालाना करप्शन होती है मैं उसको बंद कर दूंगा। भाई आपको 2 साल हो गए हैं तो उसका मतलब है कि 6000 अरब की करप्शन तो आपने रोक दी है ना। तो वो 6000 अरब रुपया किसकी जेब में जा रहा है उसका हिसाब तो देना। वो किसी खजाने में, किसी बजट की किताब में तो 6000 अरब की करप्शन की बचत हम नहीं देख रहे, या अवाम के अंदर कोई ऐसी खुशहाली नहीं देख रहे। हालत तो ये है कि इनके अपने एमएनए असेंबली के अंदर, टीवी के अंदर आके कह रहे हैं कि जिंदगी में इतनी करप्शन हमने नहीं देखी जितनी आज बर्पा है। तो लिहाजा हर तरफ से ये हुकूमत नाकाम है, पिट चुकी है। लिहाजा अब इसके पास एक ही हथकंडा है कि एहतसाब का नारा लगाओ, अपोजिशन को जेलों में भरो और कहो देखो जी मैंने एहतसाब कर दिया। लेकिन अब इस एहतसाब को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम के सामने इनके झूठे एहतसाबी नारों की हकीकत आ चुकी है। और मैं आपके सामने कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट था और हमने 5 सालों में 3200 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट मेरे दस्तखतों से खर्च हुआ है। 3200 अरब रुपए ये कोई मामूली रकम नहीं होती है। मैं इमरान अहमद न्याजी को, चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूं कि ये साबित करें कि इस 3200 अरब में से एक आने का भी मैंने अगर माली फायदा लिया है तो मैं उसका मुजरिम हूंगा और पूरी कौम के सामने अपने जुर्म का इतराफ भी करूंगा। लेकिन ये नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए हैं। ये टीवी पर आते हैं, ओ जी फलाने ने 70 अरब ले लिया, फलाने ने 100 अरब ले लिया। जब कहा जाता है आओ अगर लिए तो जाओ अदालत में मुकदमा चलाओ, इनका मुकदमा सिर्फ मीडिया तक है, इल्जाम तराशियों तक, कीचड़ उछालने तक, बोहतानबाजी तक, उससे आगे 0/0, चूंकि सब झूठ है। तो ये झूठ के कारोबार कितनी देर चलेंगे? अब लोग झोलियां उठा उठा के पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं कि जिसके अंदर गरीब आदमी को रोटी मिलती थी, जिसमें एक मजदूर को रोजगार मिलता था, जिसमें एक नौजवान को तालीम के बाद ये उम्मीद होती थी कि मैं कहीं नौकरी लूंगा। आज जो नौजवान किसी दफ्तर में जाता है उसको ये जवाब मिलता है भाई हम तो पिछलों को निकाल रहे हैं, तुम्हें कहां से नौकरी दें। तो नौजवान मायूस हो रहे हैं, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, वो भी अच्छी नहीं है। जब नौजवान बेरोजगार होते हैं तो वो नशे की तरफ जाते हैं, वो जराइम की तरफ जाते हैं, वो इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं।
तो आज मुल्कों की जो सालमियत है उसका दारोमदार इकोनॉमी के ऊपर है। नेशनल सिक्योरिटी टैंकों तोपों से नहीं चलती आज के दौर में। आज के दौर में कौमों की सलामती उनकी मजबूत मईशत से चलती है। तो इमरान अहमद न्याजी तो मुझे लगता है किसी एजेंडे के साथ बिठाए गए हैं कि पाकिस्तान को इतना कर्जों में जकड़ दो कि फिर पाकिस्तान पे ये शर्तें लगें कि अच्छा अपना एटमी प्रोग्राम फ्रीज करें, फिर हम आपको इमदाद देंगे। चूंकि इन्होंने 2 सालों में जितना कर्जा लिया है वो गैर पैदावारी कर्जा है और हमारे 5 सालों के मुकाबले में ज्यादा कर्जा लिया है इन्होंने। हमने जितना कर्जा लिया था वो पैदावारी कर्जा था, बिजली के मंसूबों में लगा, मोटरवेज में लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा। तो उससे मईशत की ग्रोथ बढ़ती है। जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं, और रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो आप उन कर्जों को अदा कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने कर्जे सिर्फ खसारा पूरा करने के लिए, गैर पैदावारी अखराजात को पूरा करने के लिए लेते हैं, तो उन कर्जों के एवज आपकी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ती, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ती, वो आपके गले का फंदा बन जाते हैं। तो इमरान अहमद न्याजी ने 2 सालों में पाकिस्तान को एक डेट ट्रैप में फंसा दिया है, और अब इससे निकलने के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और जितना हमने ताखीर की उतना हमारे लिए मुस्तकबिल बहुत मुश्किल और पेचीदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपका टाइम